रेडियो पिंक सिटी लेकर आया है आपके लिए, इनके लिए, सबके लिए, इनके इरादे, इनकी जुबान से एक खास प्रोग्राम। एक सुनहरे युग की आओ कल्पना करें। जब आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो आप ही महसूस कीजिएगा इनके इरादों की धार, और ये भी जान लीजिए ये नहीं मानते आसानी से हार। इनके इरादे, इनकी जुबान से, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। विचारों के आकाश में भरे उड़ान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। 9:32 हो रहे हैं। इनके इरादे, इनकी ज़बान से, जी हाँ, इस प्रोमो से ही पता चल जाता है कितना युवाओं में एक अलग जोश नज़र आता है। आज की जो जनरेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। एवरीथिंग इज़ क्लियर, पहले से पता है मुझे क्या करना है। अब वो दौर गया जब कोई बताता कि ये करो वो करो, अब पहले से ही सेट रहता है मामला, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही बात है ना कि जब लक्ष्य पहले से पता हो तो फिर उसे पाने के लिए जो रास्ता है वो आसान तो नहीं होता, खैर कठिन भी नहीं होता। मैं ये कहूँ कि जो करने वाला होता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऑलराइट, तो आज एक ऐसे ही युवा से मुलाकात आपकी करवाते हैं 100.3 FM पर, जो कि अपना एक दौर साइंस का पढ़ते पढ़ते मन में ख्याल आया कि मुझे तो माँ सरस्वती ने गायन के लिए सेलेक्ट किया है, तो बस बचपन से जो गाना बजाना साथ करते रहे वो आगे चलकर अब प्रोफेशन ही बन गया, और सीखने भी अलग अलग जगहों पर गए। तो कुल मिलाकर बात ये कि आज का युवा पहले से क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं उनसे जो कि गायक हैं और शास्त्रीय संगीत भी गाते हैं, और ये सुगम संगीत भी गाते हैं, भजन संगीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ में संगीत का प्रोडक्शन भी कर देते हैं। आज के ज़माने में जैसे डॉस वगैरह में और रिकॉर्डिंग्स, आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग्स, तो सब कुछ एक ही शख्सियत में मौजूद है। नाम है सागर व्यास। तो सागर, बहुत बहुत स्वागत 100.3 FM के स्टूडियो में। हेलो सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी तो आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि अभी नमस्कार में भी गाना सा फील आ रहा है। तो सागर, कैसे थॉट था, क्या था शुरुआत? बचपन से शुरू करते हैं हम। क्या सोचते थे, बचपन में भी गाते थे या क्या था? सर, बचपन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा खेल कूद में, और शुरुआत से ही गाने का शौक़ था। छोटा था तब से, मतलब स्कूल में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली मुझे, और सब प्यार भी बहुत करते थे। छोटे थे तो मेरे अंकल, मेरे फादर, इन लोगों ने मुझे एक गाना भी सिखाया रफ़ी साहब का। वो आगे जाते जाते एक ही गाना आता था, लेकिन वही हर जगह सुनाया करता था मैं। और वो फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होते होते मैं 11th-12th में आया, और पढ़ाई में मेरे पास साइंस थी, जैसा कि आपने बताया। और साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक प्रिपरेशन वाली फेज़ के साथ संगीत में आगे बढ़ने के लिए बड़ा हेल्प किया साइंस ने। अच्छा। मतलब टेक्निकली मेरा माइंड इतना डेवलप हो गया था, ऑल्दो आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, वो एक कॉज नहीं है यहाँ आने का, बट स्टिल साइंस ने मुझे बड़ा हेल्प किया। इन टर्म्स मेरे पास कंप्यूटर साइंस भी थी, तो उससे एक बड़ा जुड़ाव रहा। तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन मेरे को माइंड में था कि दैट जो मैं गा सकता हूँ वो क्यों ना इस पे कंप्यूटर पे बनाया जाए, और वो आना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं मार्केट में, तो एक डॉ पे मैं काम करता हूँ। तो ये मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि जो हम गा सकते हैं, जो सुन सकते हैं, क्यों ना उसे अपने गाने में रिकॉर्ड किया जाए और डॉ में यूज़ लिया जाए सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो चलो आज के दौर में आप यहाँ तक पहुँच गए। मैं रिवर्स में वापस से लेकर जाता हूँ। आपने कहा कि आपके घर में माहौल था, फिर वो रफ़ी साहब का एक गीत गाते थे आप। अच्छा, वो रफ़ी साहब का गीत आपने, जहाँ तक मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन पता चली, आपने FM रेडियो पर ही 100.3 FM पर ही वो सुना था, और बचपन से मतलब उस गीत को गाना, मतलब क्या ऐसा क्या कैच किया आपको कि रफ़ी साहब की आवाज़ या रेडियो, क्या था? वो सर, बात ऐसी थी कि छोटे बच्चे के मुंह से आप कुछ भी सुने तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त इस गाने का इल्म मालूम नहीं था, लेकिन अभी जब मैं वो गाना सुनता हूँ तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि यार बड़ी अच्छी चीज़ सीखी मैंने बचपन में। आप कहें तो 2 लाइन ज़रूर मैं सुनाता हूँ। नहीं, बिल्कुल कहेंगे, नहीं, हमारे तो सभी श्रोता जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्यों ना सागर की आवाज़ में वो सुन भी लिया जाए जिसकी बात की जा रही है। जी, तो
क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। वाह। तो ये जो गीत है ये तो रफ़ी साहब का इतना बहुत ही खूबसूरत गीत गाइड फिल्म से। तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं साथ में उनकी आवाज़ में भी। और बहुत अच्छा, मतलब शुरुआत ही आपकी रफ़ी साहब के गीतों से हुई। वाह क्या बात है। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं, होना है और क्या बेवफा तेरे प्यार में। 9:40 100.3 FM है ये। और इनके इरादे इनकी ज़बान से हम बात कर रहे हैं। तो ज़बान से जो बातें निकल रही है उसमें गीत भी हैं और बातें भी हैं। तो ये जो गीत हमने सुना, ये 2.5 साल का कोई बच्चा अगर रेडियो पर सुनता हो और सुनकर उसे मन करे कि मैं भी ये गीत गाऊं, तो क्या मतलब रेडियो का कितना बड़ा योगदान हो गया ना। फिर बाद में लाइफ ही संगीत में चली गई, तो ये भी कमाल है। और यहाँ इसमें एक लाइन आई ना कि तेरे मेरे बीच अब तो सदियों के फासले हैं। तो आई गेस कि शायद मैं सोचता हूँ सागर की साइंस और आपके बीच में अब सदियों का फासला हो गया। हाँ। संगीत और मतलब दोनों ही ऐसे शुरू होते हैं, मतलब सिंगिंग और आप अपन कहें जैसे साइंस, सिंगिंग एंड साइंस, तो आपको साइंस और सिंगिंग कमाल बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब गाना शुरू किया तो ये तो बचपन में होता है कि चलो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा यहाँ सुनाओ वहाँ सुनाओ। फर्स्ट टाइम क्या शो किया था? कहीं पर स्कूल में किया था, वहाँ गए थे, क्या था वो? फर्स्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम स्कूल में गाया तो वो एक एनुअल फंक्शन था स्कूल का। उसमें मुझे कहा गया कि दैट आपको गाना है, छोटा सा था तो चला गया। अब जो उन्होंने गाना दिया इवेंचुअली मैं भूल गया था, मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने सीता रामचंद्र जी का वो एक छोटा सा शो चल रहा था और छोटे छोटे बच्चे मेरी ही एज के 3 साल 4 साल के बन के आए थे, सीता जी राम जी। तो वो एक प्ले चला तो रामलीला के जस्ट बाद मैंने ये गाना गाया, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ उसी में मर्ज हो गई और रिलेट कर गई और लोगों ने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक जितने भी आर्टिस्ट होते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में जो भी हैं, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, ताली मिलती है तो लगता है कि हाँ हो गया, मतलब लोगों को पसंद आना चाहिए जी। जब कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा हो और सडनली वो अपने पेरेंट्स को कहे कि मुझे तो संगीत में जाना है, और आज भी लोग संगीत को उस तरीके से नहीं लेते कि प्रोफेशन बनाया जाए, ज़्यादातर यही होता नहीं आप कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो आपके लिए जो ये फेज़ था ये कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा कि पेरेंट्स को मनाना, क्या वो माने, और माने तो फिर कैसे माने? बिल्कुल सर, ये चीज़ डिफ़िकल्ट बहुत है। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की बात आ जाती है। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और इसमें कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिज़नेस करो। लेकिन थोड़ी सी नॉलेज की कमी है कि दैट लोगों को मालूम ही नहीं है सर कि संगीत अगर आप सीख रहे हैं तो उसका भी प्रोफेशनली आप जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट में इसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, राजस्थान संगीत संस्थान जी। और आप वहाँ पे नेट JRF करके एज अ प्रोफेसर लग सकते हैं। ये बड़ी एक अच्छी सुविधा है। और आप जितने भी KV नवोदय गवर्नमेंट के ही कॉलेजेस स्कूल हैं उनमें आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। और म्यूज़िक थेरेपी का भी बहुत अच्छा स्कोप है आजकल, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आजकल बड़ा प्रचलन में है। अरे वाह। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए BTech है, MBBS है डॉक्टरी के लिए, वैसे ही यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी विशेष डिग्री है। जो कि मेरा मानना है हर बच्चे को जिसे संगीत में इंटरेस्ट है या परफॉर्मिंग आर्ट के किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है,
उन्हें करनी चाहिए, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जी। इसके लिए मैंने भी एक छोटी सी मुहिम छेड़ रखी है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ और एक ओरिएंटेशन सेशन ज़रूर कंडक्ट कराता हूँ वहाँ, जो कि बच्चों के जैसे साइंस के लिए, बायो के लिए, कॉमर्स के लिए होते हैं। लेकिन किसी बच्चे को अगर डांस करना है, गाना है, तो वो कहाँ जाए भाई, उसके अंदर का संगीत तो मर जाएगा ना। लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए मैंने ये कोशिश करी है कि सब जगह मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं कि ये कर सकते हो बच्चों आप, तो आप वहाँ उस डायरेक्शन में जाइए। बहुत बढ़िया, मतलब आप एक तरह करियर गाइडेंस जो है वो मिल जाती है कि भाई संगीत में क्या किया जाए। जी। और क्योंकि आज का दौर क्या है कि हर कोई पॉप सिंगर को सुनता है या रैपिंग सुनता है तो वो सोचता है कि मैंने लिख लिया है, अब मैं सिंगर बन चुका हूँ। बट ये मानना है कि सिंगिंग सीखी जाती है, आपके अंदर एक स्पार्क हो सकता है, बट उस स्पार्क को फ्लेम बनाना अपने एक गुरु के हाथ में होता है। तो बिल्कुल। आपके जो गुरु हैं कौन कौन रहे और अभी आप कहाँ और सीख रहे हैं? आप क्योंकि मुंबई में भी सीखते हैं जी। अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ऐसे शख्सियत के साथ में आपका मिलना रहता है, तो क्या थोड़ा इस बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं मेरे गुरुजी का नाम बताता हूँ। अभी राइट नाउ मैं पंडित भवदीप जयपुर वाले उनसे सीख रहा हूँ जी। और इसमें एक विशेष योगदान मेरे 2 गुरुओं का और है, पंडित राजकुमार भट्ट साहब और पंडित कुंदनमल शर्मा जी। इन्होंने मुझे तैयार किया कि एक से मैंने कलेक्शन और फील्ड की नॉलेज ली, एक ने मुझे शास्त्रार्थों में कंठस्थ करवाने के लिए आगे अग्रसर किया जी। तो इन दोनों की बदौलत ही मैं मुंबई जा पाया, वहाँ गुरुजी के पास सीख रहा हूँ। क्योंकि वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक नॉलेज सब चीज़ों का होना चाहिए, तभी आप आगे परस्यू कर सकें। और बॉम्बे में एक हमारे जो गुरुजी हैं उनका बाबा भगवान दास जी का बहुत फेमस प्रोग्राम होता है जी। वहीं पे जितने भी हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और जगत गुरु हैं वो सब लोग आते हैं। और वहीं पे मेरी परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल पहले अनुराधा पौडवाल जी के साथ रही, अनूप जलोटा जी के साथ रही जी। और गुरुजी के साथ भी मैंने अभी लास्ट ईयर ही गाया और 1 महीने पहले भी मैं जाके आया। तो ये उन गुरुओं का आशीर्वाद है कि वहाँ तक ले गए, और ये सब ब्लेसिंग की बात भी है क्योंकि सब चाहें कि दैट मैं संगीत सीख लूँ, सीखा जा सकता है, लेकिन जिस पे किसी की विशेष कृपा होती है भगवान की, ऊपर वाले की, तो तब ये चीज़ आपको और आगे जाके फलस्वरूप मिलती है और कृपा बनी रहती है। श्रोताओं, आपको एक बात और बताऊं कि ये बहुत अच्छा गाते तो हैं, सीखते हैं, लेकिन सिखाते भी हैं। और ये ऐसे फील्ड के लोगों को सिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स, RAS, IAS और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े नेताओं तक भी इनकी पहुँच है, जहाँ ये उन्हें संगीत सिखाते हैं। तो सबको संगीत सीखने का मन करता है। आप जिन को सिखाते हैं, नाम मैं उनका नहीं पूछूंगा लेकिन ये एक बहुत बड़ा तबका है। तो क्या उनके थॉट होते हैं? इतना बिजी रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जी, क्या रहता है? क्या सर, सबके अंदर संगीत विद्यमान मन में है। ये हमारे जो एक जैसे रस होते हैं, 9 जो विद्यमान होते हैं, उनमें से एक संगीत का भाव भी है। अभी लोग बताते नहीं हैं, लेकिन सबको गाना अच्छा लगता है। और आपको एक राज की बात बताता हूँ कि मेरे जो सबसे छोटे स्टूडेंट हैं उनकी उम्र 55 साल है और मैं खुद 25 का हूँ जी। और जो सबसे बड़े स्टूडेंट हैं वो 90 साल के हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बात है। इसमें विशेष बात यह है कि सब अपने दायित्वों से मुक्त होते होते और जो हो चुके हैं वो अब अपना जीवन संगीत में ही व्यतीत करना चाहते हैं जी। यही उनकी विचारधारा है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो उम्र दराज हैं तो उनको काफ़ी सारे, देखिए इस उम्र में थोड़ी सी कुछ BP की प्रॉब्लम भी हो जाती है, थोड़ा सा हार्ट इशू भी हो जाते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे से 5 साल से सीख रहे हैं, एक भी नहीं छूटा, और उनकी तबीयत में भी बहुत आराम है। हाँ, संगीत थेरेपी हो गई है। संगीत थेरेपी हो जाती है और उनका वेट होता है, वो मेरा वेट करते हैं। और जिस दिन क्लास नहीं होती तो मुझे मैसेज या कॉल आ जाता है, सर आज आए नहीं आप। और गानों की रही सिलसिले में ऐसी बात, तो सबको पुराने गाने बहुत पसंद हैं। हमारे काफ़ी सारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ बिजनेसमैन्स भी हैं। सबका एक कॉमन चीज़ है,
सर मैं अच्छा गाना चाहता हूँ, मेरे अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए, मुझे वाह। गाना है सर। और इनफैक्ट ये जो आजकल जो इंटरनेट का ज़माना आया जी। तो इससे जुड़ते हुए आप विदेशों तक भी पहुंच गए, ये भी आपकी उपलब्धि है। मैं बताऊं श्रोताओं, ये विदेशों में भी लोगों को सिखाते हैं संगीत, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब जब इतनी संगीत की बात हो रही है तो सब लोग सोच रहे हैं बातें तो चल रही है कुछ, आज जैसे यश चोपड़ा जी का जन्मदिन है, जी तो कोई यश जी को अगर हम डेडिकेट करें सागर की आवाज़ में तो कौन सा गीत होगा? सर, यश जी के लिए धरती सुनहरी अंबर नीला, क्योंकि वीर ज़ारा। आज वीर ज़ारा आज टूरिज्म डे भी है, तो देश विदेश से लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, तो मैं उन्हें यही बात कहना चाहूँगा, धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश। उदित नारायण की आवाज़, वीर ज़ारा फिल्म का गीत, लता जी की आवाज़ साथ में और प्रीथा मजूमदार। और जब ये हम किसी गायक के नाम बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि देखो कितने ज़बरदस्त बॉलीवुड सिंगर हैं। और एक बात मन में मेरे उमड़ती है कि कितनी चेंजेस है, जैसे हम स्टेज सिंगिंग होती है, जब एक प्लेबैक सिंगर स्टेज पर आकर गाता है तो वो अलग साउंड करता है, जब वो फिल्मों के लिए स्टूडियो में गाता है तो वो अलग साउंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इनके इरादे, इनकी ज़बान में जब सागर आए हैं और संगीत से जुड़े हैं, गाते भी हैं, संगीतकार भी हैं, तो सागर ये बताइए कि आप इसे कैसे समझाएंगे और आपने क्या सीखा इसमें? आपको अपने जैसे मुंबई में गुरुओं से आप सीखते हैं, तो क्या ये जो नॉर्मल सिंगिंग है और फिल्मी सिंगिंग है, इसमें क्या चीज़ ख़ास होती है? ख़ास सर थोड़ा सा अंतर है फिल्मी संगीत और लाइव सिंगिंग में, या यूँ कह लें कि शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड संगीत में दोनों एक ही जगह पे काम आते हैं। कैसा है कि सर लाइव सिंगिंग में जो थ्रो है गायक का, उसकी प्रैक्टिस, उसका एक्सपीरियंस जब हम गाते चले जाते हैं, साल दर साल बीतते जाते हैं, तो हमें टेक्निक्स का पता चलता है सर। काफ़ी सारे गायकी में डायनामिक्स होते हैं जो हम धीरे धीरे अपने अनफोल्ड करते जाते हैं। अब प्लेबैक सिंगिंग मतलब विपरीत है, एकदम पूरी दूसरी दिशा है, क्योंकि जो हमें लाइव में माइक्रोफोन्स मिलते हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं, डायनामिक होते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में हमें मिलते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स, जिनके अंदर एक बहुत ही पतली लेयर ऑफ कैप्सूल्स होती है। अब वो इतने सेंसिटिव होते हैं सर, हमारी सांस तक की आवाज़ को कैप्चर करते हैं। तो सर इतना सेंसिटिव माइक्रोफोन पे आपकी आवाज़, क्योंकि गायक जो है वो फिल्म संगीत में भी वैसे ही गाएंगे जैसा लाइव में गाना है, राइट। दोनों में आपको बराबरी रखनी है, लेकिन गाने के मापदंड बदल जाते हैं और टेक्निकल चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं, बहुत ध्यान रखनी होती है सर। आवाज़ का थ्रो ध्यान रखना होता है, और गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, आवाज़ दब जाती है उससे। और माइक्रोफोन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखा जाए। और फिल्म संगीत में जहाँ तक मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजिए किसी गाने में कोई हरकत या मुर्की यूज़ होगी, तो उसका बड़ा जैसे होता है ना, हमारे डिनर के साथ एक चटनी होती है जिसका टेस्ट हमारी ज़ुबान पे रह जाता है मेन कोर्स के बाद। तो सर हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो लाइट संगीत है, फिल्म म्यूज़िक है, ये चटनी की तरह होता है, थोड़ा सा दीजिए और दुनिया आपको याद करेगी। तो नमक बराबर आप इसमें चीज़ें खटके मुर्खियाँ हरकत यूज़ कीजिए तो चीज़ को खूबसूरत बनाता है। अभी जैसे लाइव है, थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत ओरिएंटेड गाते हैं, तो वहाँ चीज़ों का विस्तार बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ हम थोड़े में समाप्त नहीं कर सकते कि गाना 3 मिनट का प्लेबैक में होता है, वहाँ तो 6 मिनट का तो आलाप ही हो जाता है मिनिमम। तो ये ऐसा चलता है। और लाइव सिंगिंग प्लेबैक से एकदम हटके है,
और दोनों ही चीज़ें हमें आनी चाहिए अब बतौर सिंगर, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमें स्टूडियो में गाने का मौका मिल जाए। एक इसमें मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि एक सात्विकता होती है, इनर फील, जी। राइट? और किसी कैरेक्टर के लिए हमें गाना है, सिंगिंग स्टेज पर गाना और अपने लिए गाना अलग बात है। जैसे कहते हैं रफ़ी साहब जब किसी के लिए गाते थे तो लगता था बच्चन साहब गा रहे हैं या जितेंद्र गा रहे हैं या ऋषि कपूर गा रहे हैं जी। और लता जी के साथ में भी ऐसा ही होता था। तो ये जो इनर फील है, क्या इसका भी अलग कोई फील आपको समझ में आता है ऐसे यहाँ पर? बहुत फ़र्क पड़ता है सर। अभी मान लीजिए कोई गाना अगर धर्मेंद्र साहब के लिए अगर बनाया जा रहा है तो धर्मेंद्र इज़ नोन एज यंग आयरन मैन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज भी उनकी आवाज़ में वही वज़न है, वही एक चार्म है, एटीट्यूड है, तो ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा। वही अगर मनोज कुमार साहब के लिए अगर कोई गीत बनेगा तो बड़ा ही डिफरेंट, सहज, बहुत ही चूज़ी लिरिक्स होंगे। तो इस फील का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो अभिनेता हैं वो उनका मिजाज क्या है, किस मिजाज के वो आर्टिस्ट हैं। अगर वो बहुत ही कॉमेडी करते हैं, बहुत ही नाचते कूदते हैं, तो उनके लिए गायकी अलग होगी, क्योंकि समझ गया मैं, आवाज़ का थ्रो अलग हो जाता है सर। अब जब हर एक सिंगर की बात होती है कि काश मुझे फिल्मों में गाने का मौका मिले, ये एक शास्त्रीय संगीत वालों की तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो अपने उसी में रचते बसते हैं, लेकिन जो भी ऐसे संगीत में हैं उनकी इच्छा होती है कि मेरा खुद का एल्बम हो, मेरी फिल्में हो, मैं उनमें गाऊँ। आपके प्लान क्या है आगे, फ्यूचर में क्या सोचते हैं सागर? मेरा प्लान सर, सबसे पहले तो सर बॉलीवुड में गाने का मौका किसको नहीं चाहिए। ये क्योंकि सर बात बॉलीवुड की नहीं है, बात है बॉलीवुड से सीखने बड़ा मिलता है जी। और जब मैं सिखा रहा हूँ लोगों को और इतने लोगों को डील किया, तो वो चीज़ मेरा एक फ्यूचर को लेके सोच ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता हूँ जिसमें आपको संगीत सिखाया जाए सर। वहाँ कोई मतलब विभाजन नहीं हो कि ये सिर्फ शास्त्रीय बताया जाएगा, ये ऐसा। वेस्टर्न म्यूज़िक के भी, वेस्टर्न क्लासिकल के अपने बहुत सारे डायनामिक्स हैं जो आज लोग बॉलीवुड में या गायकी में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं है सर उन चीज़ों का। मेरी ऐसी सोच है सर कि दैट वेस्टर्न क्लासिकल हो, चाहे इंडियन क्लासिकल हो, चाहे फिल्म संगीत हो या सेमी क्लासिकल, सबका एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाए वॉइस कल्चर के अकॉर्डिंग, और माइक्रोफोन की नॉलेज दी जाए। जैसा एक पूरा पैकेज हो वो इस तरीके का हो कि एक सिंगर फुलेस्ट अपना दे सके वहाँ मतलब एक छत्र के नीचे सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल ये कितनी अच्छी बात है। और अभी 25 साल में अगर ये सोच है तो मैं सोचता हूँ श्रोताओं कि आगे चलकर ये युवा जो हैं जिनके इरादे ऐसे होते हैं कि कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग सा करना है। वरना संगीत में बहुत लोग आते हैं, गाते हैं, पर ऐसे थॉट रखना और ये करना बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी बातें हुई सागर आपसे। जी सर। 100.3 FM का संपूर्ण जो हमारे आरजेज हैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। पूरे FM परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे जाएं, जयपुर का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें, और हमारे जो संगीत की जो एक इनर फील है, जो आत्मा है, उसे सब में ऐसे प्रज्वलित करें। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। एक चलते चलते संदेश अगर कुछ कहना हो, अगर शॉर्ट लाइन में, तो क्या होगा? संदेश ये है कि जितने भी लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं सीखें सर। मतलब उम्र का कोई बार नहीं है, आप सीखें। और जो लोग प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ यार आज जाइए और सीखिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ सीखिए, लेकिन संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है अच्छा गाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बातें हुई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सागर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।